इस एकेडमी में हर कोई जानता है कि ब्लैक स्मिथिंग डिपार्टमेंट सबसे बेकार माना जाता है। इसीलिए जब हर डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होता है तो किसी को भी ब्लैक स्मिथिंग डिपार्टमेंट से कोई उम्मीद नहीं होती। अरीना में सबसे पहले कॉम्बैट डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट प्रवेश करता है और उसका ओपोनेंट एक स्पेशल सी रैंक कॉम्बैट रोबोट होता है। और जैसा सबने सोचा था, वह एक ही वार में रोबोट को तबाह कर देता है। उसके टुकड़े पूरे अरीना में बिखर जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स तुरंत उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद सपोर्ट डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट अपनी रेवन के साथ अरीना में आती है। उसका ओपोनेंट भी वही सी रैंक रोबोट होता है, लेकिन इस बार उसके ऊपर रीइंफोर्स्ड आर्मर लगा होता है। फिर भी वह उसकी रेवन के लिए कोई समस्या साबित नहीं होता। रेवन ऊंचाई में उड़ती है और एक तेज वार करती है, जिससे आर्मर्ड रोबोट के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स उसके लिए जोर जोर से चीयर करने लगते हैं, जैसे वह कोई सच्ची प्रोडिजी हो। प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स सभी को पूरा यकीन था कि ब्लैक स्मिथिंग डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव पिछले दोनों स्टूडेंट्स की तुलना में सिर्फ अपमानित होने वाला है। लेकिन जब हमारा लड़का सीहन अरीना में प्रवेश करता है तो चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। उसे रियायत के तौर पर एक डी रैंक रोबोट देने की पेशकश की जाती है, क्योंकि सबको लगता है कि वह पिछले स्टूडेंट्स के स्तर के आसपास भी नहीं है। लेकिन वह तुरंत कहता है कि उसे बी रैंक आर्मर्ड रोबोट दिया जाए। उसकी इस मांग को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए रोबोट तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद सीहून अपने शीथ में रखी सोर्ड को माना से चार्ज करना शुरू करता है। वह इक्विपमेंट जो उसने खुद क्राफ्ट किया था। जैसे ही लोग उसके गियर की क्वालिटी देखते हैं, वे पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। इसी बीच सीहन अपनी सोर्ड को पूरी तरह चार्ज कर लेता है और उसकी 5 कलर्ड फ्लेम की शक्ति अविश्वसनीय होती है। रोबोट अपना एनर्जी आर्मर एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन हमारे लड़के का एक ही वार काफी होता है। रोबोट और अरीना का आधा हिस्सा एक साथ धूल में बदल जाता है। जब धूल बैठती है तो पूरा अरीना खामोश हो चुका होता है, यहाँ तक कि होस्ट के पास भी बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। लेकिन आखिर यह सीहन है कौन? अतीत में वह दुनिया का सबसे महान ब्लैकस्मिथ था, लेकिन जब 5 डीमन किंग्स ने पेरिशिंग सी के माध्यम से मानव जाति का संहार करने का फैसला किया, तब वह भी कुछ नहीं कर सका। हीरोज ने अंत तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार विजय हासिल कर ली, लेकिन उसकी कीमत इतनी बड़ी थी कि उसे जीत कहना मुश्किल था। डीमंस के खत्म होने के बाद भी दुनिया में कुछ नहीं बचा था। प्लैनेट का अधिकांश हिस्सा पहले ही पेरिशिंग सी द्वारा निगल लिया गया था और यह जीत पूरी तरह हार जैसी महसूस हो रही थी। ह्यूमैनिटी का आखिरी ब्लैकस्मिथ ली सीहन उस अंतहीन सी को देख रहा था जो हर सेकंड उसके करीब आ रहा था। उसके साथ 3 गंभीर रूप से घायल हीरोज थे, जिन्होंने डीमन किंग्स को सिर्फ उन वेपन्स और आर्मर की मदद से हराया था जिन्हें हमारे लड़के ने क्राफ्ट किया था। लेकिन अब उनका समय भी खत्म हो चुका था। सीहन अकेला रह गया था, चारों तरफ सिर्फ अंतहीन सी थी। तभी वह एक आखिरी आइटम बनाने का फैसला करता है। उसके पास समय भी बहुत कम था और रिसोर्सेज भी लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन अपनी यूनिक स्किल की मदद से वह अपने ही शरीर से एक स्पेशल ओर निकालता है और एक डैगर फोर्ज करना शुरू कर देता है। और जैसे ही पानी उसके पास पहुंचता है, वह अपना काम पूरा कर लेता है। फिर वह उसी डैगर को अपने सीने में घोंप देता है। जैसे ही सी उसे निगल लेती है, एक हिडन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, रिटर्न टू द ओरिजिन, और उसके बाद सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अचानक उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है और वह सोचता है कि क्या वह अब भी जिंदा है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, कैंडिडेट ली। ये वह नाम था जो उसने 31 सालों से नहीं सुना था। वह चारों तरफ देखता है और एंट्रेंस एग्जाम का दृश्य पहचान लेता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी की यादें उसके सामने चल रही हैं, लेकिन फिर उसे अपना आखिरी वेपन याद आता है। मैनिफेस्टेशन का नाम था रिटर्न टू द ओरिजिन। तभी उसे एहसास होता है कि यह सब उसी वेपन की वजह से हुआ है जिसे उसने अपने बॉन्ड ओर से बनाया था। इंस्ट्रक्टर उसे डांटते हुए आखिरी चेतावनी देता है, अगर उसने एग्जाम को गंभीरता से नहीं लिया तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। सीहन अपना वेपन उठाता है और उसका मन अपने पुराने पछतावों की तरफ चला जाता है। वह सोचता है कि अगर उसने पहले शुरुआत की होती तो शायद सब कुछ अलग हो सकता था। वह खुद से सवाल करता है कि क्या इस बार वह सचमुच भविष्य बदल पाएगा। वेपन को हाथ में पकड़ते हुए वह खुद को याद दिलाता है कि अतीत अब मायने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे दूसरा मौका मिला है। उसे इस अवसर का उपयोग करना होगा और सबकी रक्षा करनी होगी। सिर्फ यही विचार उसके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान लाने के लिए काफी था। उसकी सूची में सबसे पहला लक्ष्य था बाबल एग्जाम पास करना। 3 डॉग्स को ढूंढने का काम बाद में होगा। वह तुरंत काम में लग जाता है। पूरे जीवन के अनुभव के साथ उसका फॉर्जिंग इतना परफेक्ट होता है कि वह तुरंत प्रॉक्टर का ध्यान खींच लेता है।
प्रोफेसर आगे झुककर ध्यान से देखने लगता है। बाहर से देखने पर सीहन की हैमरिंग धीमी लगती है, लेकिन उसका रिदम पूरी तरह परफेक्ट होता है। हर स्ट्राइक के साथ एक साफ और तीखी रेजोनेंस पैदा होती है, जो उसके असाधारण कौशल का प्रमाण थी। मटेरियल्स की जांच करने के बाद प्रॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह क्राफ्ट्समैनशिप बिल्कुल टॉप टियर है। यहाँ तक कि असिस्टेंट हान भी उसकी क्वालिटी देखकर हैरान रह जाता है। दोनों को पूरा यकीन था कि यह पीस एग्जाम पास करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है, लेकिन तभी उनकी पूरी उम्मीदों को तोड़ते हुए सीहून अचानक उस आइटम को खुद ही तोड़ देता है। इस नई जिंदगी में वह किसी भी हाल में अपने स्टैंडर्ड से समझौता करने वाला नहीं था और केवल ऊपर से अच्छा दिखने वाला कोई साधारण आइटम जमा नहीं करना चाहता था। असिस्टेंट हान गुस्से से भर उठता है। उसे यह स्मिथी का अपमान लगता है, लेकिन सीहून शांत स्वर में असाइनमेंट को दोबारा बनाने का मौका मांगता है। हान विरोध करने की कोशिश करता है, मगर प्रॉक्टर उसे डांट देता है और याद दिलाता है कि सीहून ने वास्तव में कोई रूल नहीं तोड़ा है। फिर वह लड़के की ओर मुड़कर कहता है कि उसके पास अब केवल 40 मिनट्स बचे हैं। सीहून बस इतना कहता है कि वह इतना मीडियोकर काम जमा नहीं कर सकता। उसकी आत्मविश्वास भरी बात सुनकर प्रोफेसर प्रभावित हो जाता है और उसे शुभकामनाएं देता है। हमारा हीरो दोबारा शुरुआत करता है, लेकिन जल्दी ही एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है। उसका युवा शरीर उस माना और फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत दूर था जिसका वह आदी हो चुका था। ऊपर से समय भी लगातार निकल रहा था। उसे ऐसी शॉर्टकट टेक्निक चाहिए थी जो उसकी वर्तमान स्थिति में काम कर सके। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है और सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। बाकी कैंडिडेट्स अविश्वास से उसे देखते रह जाते हैं। सीहून अपने हाथों से माना भरकर इग्निशन स्टोन्स को चार्ज कर रहा था। एक कैंडिडेट उसे चेतावनी देता है कि अगर वे स्टोन्स जल उठे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, लेकिन हमारा लड़का घबराई हुई आवाजों को पूरी तरह अनदेखा कर देता है और उन स्टोन्स को सीधे फॉर्ज में फेंक देता है। पूरा कमरा अफरा तफरी में डूब जाता है। स्टूडेंट्स भागने लगते हैं, कोई फायर एक्सटिंग्विशर लाने के लिए चिल्लाने लगता है। यहाँ तक कि हान भी प्रोफेसर से हस्तक्षेप करने की विनती करता है, लेकिन प्रॉक्टर पूरी तरह शांत रहता है। वह हान को आदेश देता है कि घबराने के बजाय फायर के फ्लो को ध्यान से देखे और रुकी की तरह पैनिक न करे। उनके सामने 5 कलर्ड फायर डीमन प्रकट होता है। यह अलग अलग इग्निशन स्टोन्स की रेजोनेंस से उत्पन्न हाई टेम्परेचर फ्लेम थी, एक शानदार हाई लेवल टेक्निक जिसे इस्तेमाल करने के लिए बेहद सटीक माना कंट्रोल चाहिए होता है, लेकिन इसमें वास्तविक एनर्जी बहुत कम खर्च होती है। बाकी कैंडिडेट्स सिर्फ आश्चर्य से देखते रह जाते हैं, क्योंकि फौज पूरी तरह स्थिर बना रहता है। जब प्रोफेसर समझता है कि सभी आशंकाओं के विपरीत कुछ भी एक्सप्लोड नहीं होने वाला, तब उसकी नजर आयरन इनगॉट के बदलते हुए रंग पर जाती है। वह तुरंत पहचान लेता है कि सीहन इग्निशन स्टोन रेजोनेंस का उपयोग करके हीट को एम्पलीफाई कर रहा है और फॉर्जिंग प्रोसेस को तेज बना रहा है। फिर भी क्लॉक की तरफ देखते हुए उसे संदेह बना रहता है कि क्या सीहन बचे हुए 30 मिनट्स में अपना काम पूरा कर पाएगा। जैसे जैसे हैमरिंग जारी रहती है, सीहन का अधूरा विकसित शरीर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसके माना रिजर्व्स खत्म होने लगते हैं और उसका प्रोटेक्टिव बैरियर टूट जाता है। अब उसे फौज की भीषण गर्मी सीधे सहनी पड़ती है। वह मन ही मन कसम खाता है कि एग्जाम खत्म होते ही फिजिकल ट्रेनिंग को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएगा, लेकिन फिलहाल वह अपनी सारी थकान को नजरअंदाज करते हुए हर एक सेकंड का उपयोग करता रहता है। आखिरकार जब इंस्ट्रक्टर रुकने का आदेश देता है, तब तक हमारा लड़का अपना काम पूरा कर चुका होता है। 5 कलर फायर ब्लेड। उसी क्षण सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट होता है और उसे एक यूनिक आर्टिजन स्किल प्राप्त होती है। ब्लेड की क्वालिटी देखकर पूरा कमरा स्तब्ध रह जाता है। इवैल्यूएशन रिजल्ट्स अविश्वसनीय रूप से ऊंचे आते हैं और सीहन आराम से प्रोफेसर को आइटम के डिटेल्ड स्टैट्स देखने का प्रस्ताव देता है। असिस्टेंट हन उसकी स्किल से इतना अभिभूत हो जाता है कि प्रोफेसर की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना तक भूल जाता है और वहीं पर पासिंग ग्रेड घोषित कर देता है। एग्जाम के बाद सीहून खुद को प्रोफेसर किम इंशोल के ऑफिस में पाता है। जब प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या वह अपने काम से संतुष्ट है, तो सीहून विनम्रता से हाँ कह देता है, लेकिन प्रोफेसर उसकी आंखों में छिपी हुई असंतुष्टि को महसूस कर लेते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हुए किम इंशोल उसे सलाह देते हैं कि वह अपना एप्लीकेशन वापस ले ले। वह समझाते हैं कि बाबल का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट एक डूबता हुआ जहाज है जिसकी प्रतिष्ठा लगातार गिरती जा रही है। सीहून पहले से ही उस भविष्य को जानता है जिसमें यह डिपार्टमेंट अंततः नष्ट हो जाता है और वल्कन एकेडमी सबसे आगे निकल जाती है। लेकिन जब प्रोफेसर उसे वल्कन की ओर जाने का सुझाव देते हैं, तो सीहून उन्हें रोक देता है। वह दृढ़ता से कहता है कि उनका दृष्टिकोण गलत है। वल्कन भविष्य में टॉप इंस्टीट्यूट नहीं बनेगा, क्योंकि बाबल वही जगह है
जिसे वह अपने एनरोलमेंट के माध्यम से बदलने वाला है। सियाहून की इस साहसी घोषणा को सुनकर प्रोफेसर उसे याद दिलाते हैं कि पहले उसे डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन बनना होगा। हमारा लड़का एक पल के लिए भी नहीं झिझकता। उसे पूरा विश्वास था कि स्टूडेंट लेवल पर भी वह बाकी सबसे कई स्तर ऊपर है। फिर भी बैबल में फ्रेशमैन वैलेडिक्टोरियन बनना कोई आसान काम नहीं था। सियहून इस बात को अच्छी तरह जानता था। एकेडमी वैलेडिक्टोरियन का चयन एक हाई स्टेक्स ऑफिशियल एग्जाम के माध्यम से करती थी, जहां डिपार्टमेंट के टॉप 2 स्टूडेंट्स आमने सामने होते थे और केवल एक ही टाइटल लेकर बाहर निकलता था। बैबल एकेडमी एक विशाल मेज की तरह थी जो 3 डिपार्टमेंट्स में विभाजित थी, एकर कॉम्बैट के लिए, यूआर सपोर्ट के लिए और बोरिपा टेक्नोलॉजी के लिए। और इन डिपार्टमेंट्स के भीतर दर्जनों मेजर्स एक दूसरे में उलझे हुए थे, जैसे जमीन के नीचे फैली हुई जड़ों का जाल। उस अराजकता के बीच वैलेडिक्टोरियन बनने के लिए एक स्टूडेंट को उन अनगिनत मेजर्स में मौजूद हर किसी से बेहतर साबित होना पड़ता था और यह सिद्ध करना पड़ता था कि वह सचमुच सबसे श्रेष्ठ है। प्रोफेसर स्पष्ट रूप से प्रभावित थे, लेकिन फिर भी वह उसे वल्कन एकेडमी की ओर धकेलने की कोशिश करते रहे, ये बताते हुए कि उसकी टैलेंट वाला ब्लैकस्मिथ वहीं होना चाहिए। सियहन उनके इशारे को समझ गया, लेकिन अपने फैसले पर अड्डा रहा और जोर देकर कहता रहा कि उसके एनरोलमेंट के बाद बैबल ही टॉप स्कूल बनने वाला है। प्रोफेसर को यह लड़का बेहद घमंडी लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें उसका यह रवैया बिल्कुल नापसंद नहीं था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा कि वह यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि हमारा लड़का आगे क्या कर सकता है। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, सिहून की बॉन्ड स्किल सक्रिय हो गई और प्रोफेसर के साथ लेवल 1 बॉन्ड स्थापित हो गया। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिससे उसे फ्लेम बेरिंग आयरन का बॉन्ड स्टोन मिला। यह एक हाई ग्रेड मेटल था जिसकी बनावट अजीब तरह से लकड़ी जैसी थी और जो फ्लेम्स को अपने भीतर स्टोर करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। अपने अपार्टमेंट में वापस पहुंचकर सियहून उस मेटल को देखता है जिसे उसने प्रोफेसर से एक्सट्रैक्ट किया था। उसकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन उसका साइज निश्चित रूप से कम था। बॉन्ड एक्सट्रैक्शन एक जटिल प्रक्रिया थी। ये मूल रूप से टारगेट के साथ उसके कनेक्शन की स्ट्रेंथ के आधार पर हवा में से अस्तित्वहीन ओरिस को निकालता था। फिलहाल उसका बॉन्ड लेवल इतना ही था कि वह उस मेटल का उपयोग कर सके और दूसरे फ्रेशमैन की तुलना में उसके मौजूदा सिस्टम स्टैट्स बेहद खराब थे। वह एक लंबी सांस छोड़ता है, लेकिन सच कहें तो उसे कोई शिकायत नहीं थी। अतीत में लौटने के बदले खराब स्टैट्स मिलना ऐसा सौदा था जिसे वह हर बार स्वीकार करता। वह खुद से कहता है कि लालची नहीं बनना चाहिए। उसके पास भविष्य में पैंडेमोनियम को कुचलने के लिए बहुत समय था। वह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ह्यूमैनिटी को रौंदने वाली नहीं थी। वही असली मास्टरमाइंड्स थे जिन्होंने 6 डीमन डिविनिटीज के समनिंग की साजिश रची थी, जिनकी वजह से पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी। अगर उसे उन्हें रोकना था तो वह अपने तरीकों को लेकर ज्यादा चुनिंदा नहीं हो सकता था। वह भविष्य की घटनाओं को लेकर भ्रमित होने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। इसीलिए उसकी प्रायोरिटी किसी ऐसे आर्मामेंट या स्किल को हासिल करना थी जो मेमोरी से संबंधित हो। बेबल में एनरोलमेंट का उसका पहला लक्ष्य पूरा हो चुका था, इसलिए अब उसकी योजना के दूसरे चरण पर ध्यान देने का समय आ गया था। तभी एक नोटिफिकेशन उसकी नजर में आता है। उसका बॉन्ड लेवल बढ़ चुका था और एक नई स्किल अनलॉक हो गई थी, बॉन्ड इम्प्रिंट। एक हफ्ते बाद बेबल एकेडमी में सियहन का पहला दिन आता है। यह जगह इतनी विशाल और भव्य थी कि वह लगभग रास्ता भटक जाता है और कई चक्कर लगाने के बाद आखिरकार रिफाइनिंग रूम तक पहुंचता है। जैसे ही वह क्लास में प्रवेश करता है, उसका सामना बोर्सिपा के वाइस डीन माइकल बार्मिट के लेक्चर से हो जाता है। माइकल उसकी देरी और उसके कथित लापरवाह रवैये को लेकर उसे बुरी तरह सुनाने लगता है। प्रोफेसर किम बीच में आकर उसका बचाव करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि एडिशनल एग्जाम शुरू होने में अभी भी 10 मिनट्स बाकी हैं, लेकिन माइकल मानने को तैयार नहीं होता। वह लगातार सियहन के वाइब और रवैये पर ही बोलता रहता है। यह सब देखते हुए सियहन को आखिर समझ में आता है कि प्रोफेसर किम उसे इस जगह से दूर क्यों रखना चाहते थे। सिर्फ डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स ही खराब नहीं हो रहे थे, बल्कि यह भी साफ था कि उनका हायर अप्स के साथ गंभीर टकराव चल रहा था। हमारा लड़का विनम्र बनने की कोशिश करता है और पास बैठे एक स्टूडेंट को ग्रीटिंग देता है, लेकिन उसे पूरी तरह कोल्ड शोल्डर मिलता है। यह कम से कम कहें तो एक बेहद अजीब पल था। तभी एक महिला आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या अब सभी लोग उपस्थित हैं। जब वाइस डीन उसे डीन कहकर संबोधित करता है तो सियहन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह उसे तुरंत पहचान लेता है। वह बैबल के बोर्सिपा डिपार्टमेंट की डीन स्वयं रियू युन्हा थी।
सीहन खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाता कि उसके जैसी हैवी वेट आखिर यहाँ क्या कर रही है। अपने पिछले जीवन में यह महिला उसकी शॉप की रेगुलर कस्टमर हुआ करती थी। वह एक एस रैंक पावर हाउस थी जिसके पास एक यूनिक और भयावह स्किल थी। वह आर्मामेंट्स को डिवॉर करके और अधिक शक्तिशाली बन सकती थी। उसने वास्तव में उसे उसके अंतिम क्षणों में देखा था, जब उसने स्वीकार किया था कि उसका सबसे बड़ा पछतावा यह था कि वह उसके हाई क्वालिटी गियर को खा नहीं सकी। प्रोफेसर किम की आवाज उसे फिर वर्तमान में वापस ले आती है। एडिशनल एग्जाम शुरू होने का समय हो चुका था। रूल्स सरल थे लेकिन बेहद क्रूर। उन्हें 90 मिनट्स दिए गए थे ताकि वे पिछले एग्जाम की सोड के साथ पूरी तरह मेल खाने वाला एक आर्मामेंट बना सकें। लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त थी, उन्हें उसे फोर्ज करने के लिए एल्केमी स्मिथी का उपयोग करना था। उनके सामने चुनने के लिए ओरिस का एक विशाल ढेर रखा गया था और ऊपर से डीन और वाइस डीन दोनों जजेस के रूप में मौजूद थे, जिससे दबाव चरम पर पहुंच चुका था। सिग्नल शुरू होते ही सीहन अपना एप्रन बांधता है। वह एल्केमी स्मिथी पर ध्यान केंद्रित करता है, ये जानते हुए कि उसे प्योर माना का उपयोग करके परफेक्ट रेजोनेंस बनानी होगी ताकि एलिमेंटल एनर्जीज नियंत्रण से बाहर न हो जाए। तभी एक ताना मारती हुई आवाज उसकी एकाग्रता तोड़ देती है और पूछती है कि क्या उसे लगता है कि मटेरियल्स को घूरने से उसका माना जादुई रूप से बढ़ जाएगा। जब सीहन पूछता है कि क्या यह बात उसी से कही गई थी, तो हॉटी ब्लॉन्ड स्टूडेंट हंस बारमेट व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहता है कि उसके अलावा वहां और है ही कौन। प्रोफेसर किम बीच में आकर हांस को चुप रहने और अपने काम पर ध्यान देने को कहते हैं, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। हांस वाइस डीन का बेटा था और साफ दिखाई दे रहा था कि वह अपने परिवार के नाम पर घमंड कर रहा था। वह सियाहून के लो लेवल माना को तुच्छ समझता था और उसे पूरा विश्वास था कि एल्केमी स्मिथिंग के लिए प्रसिद्ध अपने बारमेट ट्रेनिंग के कारण उसके पास अपराजय बढ़त है। हांस के माना लेवल्स पहले से ही एक सेकंड ईयर वैलेडिक्टोरियन के बराबर थे। वह लेजराइट और हनाम जेड उठा लेता है, जो दोनों हाई माना वाटर एलिमेंटल ओरेस थे, और ऐसा दिख रहा था जैसे वह पहले से ही जीत चुका हो। डीन रिव देखती हैं कि हांस ने वाटर ओरेस चुने हैं और प्रोफेसर किम बताते हैं कि वाटर एट्रीब्यूट्स को फोर्ज करना फायर के प्रति बेहद संवेदनशील होता है, जिससे स्मिथिंग एक दुस्वप्न बन जाती है। वाइस डीन माइकल उपहास करते हुए कहते हैं कि ऐसी पुरानी सोच मॉडर्न एल्केमी पर लागू नहीं होती। किम बड़बड़ाते हुए जवाब देते हैं कि भले ही एल्केमी ट्रेडिशनल स्पेस से बंधी न हो, लेकिन टाइम अब भी कास्टर पर निर्भर एक बड़ा फैक्टर है। माइकल तुरंत उन्हें रोक देते हैं और घमंड से कहते हैं कि उनका बेटा किसी भी ओर को सिंथेसाइज करने में सिर्फ 30 मिनट्स लेता है। प्रोफेसर किम स्तब्ध रह जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि हांस वास्तव में इतना तेज है। उसकी रेजोनेंस स्पीड एक सामान्य फ्रेशमैन से कहीं ऊपर थी। साफ था कि यह एग्जाम शुरू से ही हंस जैसे किसी व्यक्ति के पक्ष में तैयार किया गया था, जो एल्केमी लैब में बड़ा हुआ था। प्रोफेसर किम मन ही मन वाइस डीन की इस खुली फेवरेटिज्म को कोसते हैं। इसी बीच डीन रायू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उनकी नजर सियाहन पर पड़ती है। उसने वाटर ओर्स को छुआ तक नहीं था। उसकी जगह उसने हाइड्रेट और क्रिम्सन फायर स्टोन्स चुने थे, जो हांस की पसंद के बिल्कुल विपरीत थे। उन स्टोन्स को देखकर माइकल मजाक उड़ाते हुए टिप्पणी करते हैं कि लड़के के अंदर अपनी भलाई से ज्यादा घमंड भरा हुआ है। यहाँ तक कि हांस भी घूरने लगता है, ये सोचते हुए कि क्या सियहुन ने सिर्फ विरोध करने के लिए ऐसे विपरीत ओर्स चुने हैं। ब्लॉन्ड स्टूडेंट की नजर में यह फैसला पूरी तरह मूर्खतापूर्ण था। सियहुन की मामूली माना कैपेसिटी के साथ क्रिम्सन फायर स्टोन्स को नियंत्रित करना असंभव था। हांस आराम महसूस करने लगता है, यह सोचकर कि यह एक आसान जीत होगी, लेकिन उसका मन ही मन चल रहा आत्मविश्वास अचानक टूट जाता है जब उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। सियाहन अपनी नई स्किल बॉन्ड इम्प्रिंट एक्टिवेट करता है। स्किल का उपयोग करते हुए वह फ्लेम बेरिंग आयरन को अपने दाएं हाथ पर इक्विप कर लेता है। तुरंत उसका हाथ एक नियंत्रित गर्जन करती हुई फ्लेम से घिर जाता है। हांस उपहास करता है और इसे सस्ता ट्रिक समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन हमारा लड़का उसकी तरफ देखता तक नहीं। वह पहले ही पूरी तरह जोन में जा चुका था। वाइस डीन आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ देख रहे थे कि सिहून उन्हीं एट्रीब्यूट्स का उपयोग करके रेजोनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है जो मिनरल्स में मौजूद थे। उनकी नजर में यह एक रूकी मिस्टेक थी। प्योर माना का उपयोग करके एलिमेंटल मिनरल्स के साथ रेजोनेंस बनाना सामान्यतः एलिमेंटल एनर्जी को बेकाबू कर देता है, जो सीधे किसी भयानक दुर्घटना की ओर ले जाता है। वह आराम से बैठकर एक्सप्लोजन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह आपदा कभी नहीं आई। इसके बजाय सिहन की फायर पावर अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ जाती है। लगभग देखने वालों की आंखें चौंधिया देती हैं। पूर्णतः सटीक और तेज गतियों की धुंध में वह सिंथेसिस पूरा कर देता है और आर्मामेंट भी समाप्त कर देता है।
एक फायर एक्यूमुलेटिंग शीट जो उसकी सोड के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। आइटम डिस्क्रिप्शन सामने आते ही पूरा कमरा खामोश हो जाता है। यह एक रेयर ग्रेड आइटम था। यह न केवल फायर एट्रीब्यूटेड मना की विशाल मात्रा स्टोर कर सकता था, बल्कि यूजर को स्मोल्डरिंग वाइल्ड फायर नाम की स्किल इस्तेमाल करने की अनुमति भी देता था। हांस, जो अभी भी फौज के बीच में था, पसीने से तर हो चुका था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि हमारा लड़का इतनी अस्थिर सिंथेसिस को बिना एक भी गलती के कैसे पूरा कर गया। वह अपनी ही एनालिसिस पर शक करने लगता है और यहीं से सब कुछ बिगड़ जाता है। अपनी घबराहट और अहंकार में हांस एलिमेंटल एनर्जी को अपने मटेरियल में भरते समय टाइमिंग बिगाड़ देता है। उसके पिता गलती को समझ जाते हैं और चेतावनी देते हुए चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही सेकंड एक भयंकर विस्फोट पूरे लैब को हिला देता है। जब दोपहर का समय आता है, तब तक रिफाइनिंग रूम धुएं और तनाव से भरा हुआ था। वाइस डीन, जो हमेशा की तरह सांप की तरह चालाक था, तुरंत स्थिति को अपने बेटे के पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। वह घोषणा करता है कि मुकाबला टाई रहा है और हांस की चोट को एक सुविधाजनक बहाना बनाकर अंतिम निर्णय को बाद की तारीख तक टालने की कोशिश करता है। प्रोफेसर किम ये मानने को तैयार नहीं थे। वह साफ कहते हैं कि दुर्घटना पूरी तरह हांस की अपनी लापरवाही के कारण हुई है। माइकल तुरंत पलटकर जवाब देता है और किम पर आरोप लगाता है कि उन्हें अपने स्टूडेंट्स की सुरक्षा से ज्यादा एग्जाम स्कोर्स की चिंता है। लेकिन माइकल की चालबाजी यही नहीं रुकती। वह सियहून के प्रदर्शन में कमियां निकालना शुरू कर देता है और दावा करता है कि 5 मिनट से भी कम समय में फुल रेजोनेंस और हाई टियर माना आउटपुट हासिल करना किसी रूकी के लिए असंभव है। उसके अनुसार कोई फ्रेशमैन इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। सीहन बस उन्हें देखता रहता है। उसके मन में वह टेक्निक चल रही थी जिसका उसने वास्तव में उपयोग किया था, एक ऐसी टेक्निक जिसे अभी कई वर्षों तक खोजा ही नहीं जाना था। उसने वह मेथड इस्तेमाल किया था जो तब उपयोग में आती है जब सामान्य स्मिथिंग संभव नहीं होती और आर्मामेंट्स क्राफ्ट करने पड़ते हैं। उसकी नजर में एल्केमी का मतलब ओर को मारकर उसे नया आकार देना नहीं था। असली एल्केमी तो मिनरल के कोर को खोजकर उसके जीवन को स्वयं खुलने देना था। मूल रूप से उसने फ्यूचर टियर का शॉर्टकट इस्तेमाल किया था, लेकिन माइकल जैसे व्यक्ति को वह यह बात समझाने का कोई इरादा नहीं रखता था। इसीलिए वह अनजान बनने का नाटक करता है और खाली चेहरे के साथ उसे देखता रहता है। माइकल उसी जाल में फंस जाता है। वह मुस्कुराता है और खुलेआम सियाहन को फ्रॉड घोषित कर देता है। उसका तर्क था कि एक फ्रेशमैन द्वारा रेयर ग्रेड आइटम फॉर्ज करना सांख्यिकीय रूप से असंभव है, इसलिए उसने निश्चित रूप से चीट किया होगा। प्रोफेसर किम वास्तव में गुस्से में आने लगते हैं, लेकिन तभी डीन रायू की आवाज उन्हें रोक देती है। सबको चौंकाते हुए वह माइकल की बात से सहमत हो जाती है और आगे बढ़कर कहती हैं कि सियाहुन की टैलेंट का कोई तर्क नहीं बनता। माइकल खुशी से लगभग चमकने लगता है। उसे लगता है कि डीन उसका साथ दे रही हैं और अब लड़के को डिस्क्वालीफाई करके री एग्जामिनेशन की मांग की जाएगी। लेकिन फिर स्थिति अजीब हो जाती है। डीन र्यू रूल्स की तरफ नहीं देख रही थीं। वह शीत को घूर रही थीं और उनके मुंह में सचमुच पानी आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हों। साफ था कि वह उस आर्मामेंट को काटकर खाने की तीव्र इच्छा दबा रही थीं। आखिरकार वह खुद को सिर्फ इतना सोचने तक सीमित रखती हैं कि क्या कम से कम उसे एक बार चाटा जा सकता है। उनकी यह अचानक और विचित्र लालच देखकर पूरा कमरा स्तब्ध रह जाता है। बाद में हमारा हीरो वहां से निकलता है और अपने नए फॉर्ज किए गए शीट के बारे में सोचता है। टाइमिंग थोड़ी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से अंतिम प्रोडक्ट उसकी एक्सपर्ट आइज को अपरिपक्व और अधूरा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी वह इतना अच्छा था कि उसने वाइस डीन के मुंह का स्वाद पूरी तरह कड़वा कर दिया था। चलते हुए बारमेट नाम उसके दिमाग में बार बार चुभता रहता है। उसे यकीन था कि उसने यह नाम पहले कहीं सुना है। फिर अचानक उसे याद आता है। उसे एक्सप्लोजिव डॉग लुइस वेलेंट की कहानी याद आती है। उसने कभी बताया था कि उसने बैबल में एक आर्मामेंट खरीदा था जो बाद में एक्सप्लोड हो गया था और उसके परिणाम स्वरूप उसे स्थायी माना बर्न्स हो गए थे। तभी सीहन को एहसास होता है कि लुइस की पूरी जिंदगी की चोटों के पीछे शायद वही अयोग्य ब्लैकस्मिथ हांस था। उसकी मूल योजना तीनों डॉग्स को ढूंढकर उनका पुनर्वास करना था, लेकिन वह फिलहाल लुइस के रास्ते में दखल न देने का फैसला करता है। आखिर वही चोटें थीं जिन्होंने उसे एक्सप्लोजिव डॉग बना दिया था और उसे भटकने के रास्ते पर धकेल दिया था। इसी बीच बोर्सिपा डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में एक तीखी बहस चल रही थी। डीन र्यू पूरी ताकत से सीहुन को डिपार्टमेंट वैलिडिक्टोरियन घोषित करने के पक्ष में थीं, लेकिन बाकी प्रोफेसर्स संदेह में थे। जब वह ठंडे स्वर में पूछती हैं कि क्या किसी को कोई आपत्ति है, तब माइकल हल्की आवाज में बोल उठता है। वह इसे आपत्ति नहीं बल्कि सुझाव की तरह पेश करता है और जानबूझकर उन्हें याद दिलाता है कि वह हाल ही में डीन बनी है। इसके बाद बहस का विषय शीत बन जाता है।
हालांकि वह प्रभावशाली था, लेकिन बोर्ड उसका और नजदीक से मूल्यांकन करना चाहता था। प्रोफेसर किम तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और बताते हैं कि भले ही क्राफ्ट्समैनशिप में थोड़ी कमी हो, लेकिन माना का उपयोग और 5 कलर फायर ब्लेड के साथ उसकी परफेक्ट कंपैटिबिलिटी किसी जीनियस से कम नहीं है। एक प्रोफेसर रिपोर्ट देखकर उसके स्टैट्स की प्रशंसा करता है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं होता कि कोई फ्रेशमैन वास्तव में ऐसा कर सकता है। तभी डीन रियू एक ऐसा खुलासा करती हैं जो पूरे कमरे को चुप करा देता है। वह बोर्ड से कहती हैं कि जिस आर्मामेंट को वे देख रहे हैं वह संभवतः सियाहन की वास्तविक मंशा का केवल 60% है, और यही कमी उसकी पोटेंशियल को इतना भयावह बनाती है। मामले का अंतिम फैसला करने के लिए वह सभी को उसके वैलेडिक्टोरियन डेमोन्स्ट्रेशन की फ्रंट रो सीट देने का प्रस्ताव रखती है। डीन रायू को अपनी बात पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर उसे एक्शन में देखने के बाद भी लोग उनके फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी में एम्परर लुडविग शूबर्ट कार्यक्रम की शुरुआत बाबल के इतिहास पर एक लंबे भाषण के साथ करते हैं। वह बताते हैं कि 5 साल पहले हेवेंस ने मानव विकास के लिए टावर ऑफ हीरोज को दुनिया में उतारा था, लेकिन उसी समय नीचे की दुनिया ने जवाब में स्वैम्प ऑफ पैंडेमोनियम को जन्म दिया ताकि वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को करप्ट कर सके। ह्यूमैनिटी को नई संभावनाएं मिलीं, लेकिन उसी क्षण एक विशाल कैलेमिटी भी जन्म ले चुकी थी। ओशन के बीच स्थित बाबल तब से लगातार हीरोज तैयार कर रहा था, और अब एम्परर नए स्टूडेंट्स को भी उन्हीं हीरोज की श्रेणी में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देखते हुए सीहुन पहले से ही जानता था कि वह उतना सीधा साधा नहीं है जितना बनने की कोशिश करता है। आखिरकार अनाउंसर वैलेडिक्टोरियन डेमोन्स्ट्रेशन की घोषणा करता है और इस साल के टॉप कैंडिडेट्स को स्टेज पर बुलाया जाता है। स्टेज की ओर चलते हुए सीहुन को अपने पिछले जीवन के वे घमंडी लोग याद आते हैं जो सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स होने के कारण खुद को सबसे ऊपर समझते थे। लेकिन अब जब डेमोन्स्ट्रेशन वास्तव में शुरू होने वाला था तो वह समझ सकता था कि उनमें इतना आत्मविश्वास क्यों था। अनाउंसर चैलेंज के रूल्स समझाता है। कैंडिडेट्स को मैरियोनेट फैक्ट्री ऑटोमेशन मॉडल 9 गोल्डन यूनिट का सामना करना था। यह कोई साधारण प्रैक्टिस डमी नहीं था। इसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस इतनी थी कि यह एक सी रैंक हीरो के साथ बराबरी की स्पारिंग कर सकता था। रोबोट को देखते हुए हमारा लड़का सोचता है कि बिना किसी वेपन के क्या यह मार्शल आर्ट्स का उपयोग भी कर सकता है। पहला डेमोन्स्ट्रेशन कॉम्बैट डिपार्टमेंट के अकार कूफ वैलेडिक्टोरियन जेक मायर्स द्वारा दिया जाता है। उसे देखते ही सियाहर्न अनुमान लगाता है कि वह मायर्स फैमिली का तीसरा बेटा होगा, एक ऐसा क्लैन जो स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि यह लड़का स्पष्ट रूप से हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट्स में विशेषज्ञ दिखाई देता था। जेक रोबोट के सामने खड़ा होता है और मैच शुरू हो जाता है। रोबोट तुरंत उसकी ओर झपटता है, लेकिन जेक बड़ी आसानी से अटैक को डॉज कर देता है। फिर वह दूसरे स्ट्राइक के नीचे झुक जाता है और लगातार हल्के कदमों से मूव करता रहता है। रोबोट लगातार प्रेशर बनाता है और जेक लगातार डॉज करता रहता है, जब तक कि वह आखिरकार पीछे हटकर अटैक करने का फैसला नहीं कर लेता। वह एक जंगली जानवर की तरह आगे झपटता है और रोबोट के पेट में एक गहरा पंच मारता है। इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि मेटल प्लेटिंग तक चकनाचूर हो जाती है और पूरा ऑडियंस शॉक में खामोश हो जाता है। सियाहन को याद आता है कि अपने पिछले जीवन में यह व्यक्ति मिड-20s की उम्र में ही ए रैंक हीरो रहते हुए मर गया था। उसे अब देखकर वह समझता है कि यह एक दशक में एक बार पैदा होने वाला प्रोडिजी था। यही सोचकर वह हैरान होता है कि इतनी टैलेंट वाला इंसान इतनी जल्दी कैसे मर गया। लेकिन जेक सिर्फ एक पंच पर नहीं रुकता। वह दोबारा हमला करता है और पूरी मशीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर संतुष्टि भरी सांस छोड़ते हुए मजाक करता है कि आखिरकार उसका शरीर थोड़ा वार्म अप हो गया है। अनाउंसर भी उतना ही स्तब्ध था, लेकिन जल्दी ही संभल कर उसकी प्रशंसा करने लगता है। सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से सी रैंक हीरो की शक्ति वाले ऑटोमेशन को परास्त करना कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। इतने शानदार प्रदर्शन के बाद किसी पर भी प्रेशर आना स्वाभाविक था। डेमोन्स्ट्रेशन आगे बढ़ता है और अब सपोर्ट डिपार्टमेंट की वैलेडिक्टोरियन इनू एरिका की बारी आती है। उसे देखकर हमारे लड़के को लगता है कि उसे किसी भी तरह का प्रेशर महसूस नहीं हो रहा। आखिर वह जापान की 3 ग्रेट फैमिलीज में से एक इनू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी और बचपन से स्पॉटलाइट की आदी थी। पिछले जीवन में वह मिथिक ग्रेड आर्मामेंट का उपयोग करने वाली एस रैंक हीरो बनी थी, लेकिन अंत में करप्शन का शिकार होकर मैग में बदल गई और उसे उसी के फैमिली ने मार गिराया था। सियाहून मन ही मन फैसला करता है कि उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उलझना नहीं चाहता था जिसकी डेस्टिनी एक मैगन बनना थी। जैसे ही वह यह सोचता है, एरिका स्टेज पर आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे मुड़कर उसकी ओर देखती है।
एरिका अब हैवी आर्मर से लैस मॉडल 9 के सामने खड़ी थी, जिसकी डिफेंस पहले वाले रोबोट से लगभग 1.5 गुना अधिक थी। वह एक छोटा केज खोलती है और उसके अंदर से एक बर्ड बाहर निकलता है। उसकी एक आंख चमकने लगती है और वह बर्ड को आगे बढ़ने का आदेश देती है। बर्ड एक तीखी चीख के साथ उड़ान भरता है। रोबोट खुद को तैयार कर लेता है और उसे देखकर लगता है कि इसे तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह विशेष रूप से डिफेंस टाइप के लिए बनाया गया था। अचानक एरिका का क्रो एक पूर्ण मैकेनिकल बीस्ट में बदल जाता है। उसके पास स्टीम जैसी तेज क्लॉज और हैवी आर्मर था। वह बिजली की गति से रोबोट की ओर बढ़ता है और केवल एक ही सेकंड में उसके आर पार एक विशाल छेद कर देता है, जिससे मशीन पूरी तरह बेकार हो जाती है। इसके बाद क्रो फिर से अपने मूल रूप में लौट आता है और अपनी मिस्ट्रेस के पास वापस आ जाता है। अनाउंसर गर्व से घोषणा करता है कि उसने एक सी रैंक डिफेंसिव रोबोट को एक ही अटैक में खत्म कर दिया है, जबकि ऑडियंस पूरी तरह उत्साह में डूब जाता है। अब प्रेशर अविश्वसनीय रूप से बढ़ चुका था। अगर सीहून सिर्फ अपना वेपन दिखाकर स्टेज से उतर जाता तो शायद उसे ऑडियंस की हूटिंग का सामना करना पड़ता। अनाउंसर उसका नाम पुकारता है और वह आगे बढ़ता है। इसी बीच डेमोन्स्ट्रेशन के सुपरवाइजर के रूप में मौजूद लुडविग टिप्पणी करता है कि इस साल के डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियंस का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा है। रिफाइनिंग डिपार्टमेंट ने बहुत लंबे समय से कोई वैलेडिक्टोरियन पैदा नहीं किया था, इसलिए उसे लगता है कि सियाहून पर दबाव बेहद भारी होगा। दूसरी सुपरवाइजर रयू युन्हा बस एक जानकार मुस्कान के साथ उसे देखती रहती है। कॉम्बैट और सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के शानदार प्रदर्शन की वजह से ऑडियंस पहले ही उत्साह के चरम पर थी। जैसे ही हमारा लड़का आगे बढ़ता है और अपनी सोर्ड को शीट से बाहर निकालता है, क्राउड में फुसफुसाहट फैल जाती है। एक फ्रेशमैन के हाथ में रेयर ग्रेड आइटम देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन उन्हें अब भी शक था कि कोई ब्लैक स्मिथ पिछले 2 प्रोडिजीज की बराबरी कर पाएगा। स्टूडेंट्स की शंकाएं सुनकर माइकल ऑडियंस में बैठे बैठे मुस्कुराता है। उसकी नजर डीन की चेयर पर थी और अगर सियहन यहाँ असफल हो जाता तो यह उसे हासिल करने का सबसे अच्छा मौका बन जाता। स्टेज पर अनाउंसर घोषणा करता है कि हमारा लड़का मॉडल 10 का सामना करेगा, जिसके पास डी रैंक हीरो जितनी कॉम्बैट पावर थी। लेकिन सियहन तुरंत उसे रोक देता है और सपाट आवाज में कहता है कि मॉडल 8 लाया जाए और उसे फुल आर्मर से लैस किया जाए। अनाउंसर लगभग पत्थर का हो जाता है। मॉडल 8 कुछ परिस्थितियों में बी रैंक हीरोज के अटैक्स तक सह सकता था और ऊपर से वह उसे आर्मर्ड भी चाहता था। अनाउंसर बहाना बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि इतनी जल्दी ऐसा मॉडल तैयार नहीं किया जा सकता, जबकि मन ही मन सोचता है कि यह लड़का डेमोन्स्ट्रेशन को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन तभी प्रोफेसर किम अचानक प्रकट होते हैं और ठीक वही मॉडल बाहर लाते हैं जिसकी हमारे लड़के ने मांग की थी, वह भी पहले से फुल आर्मर के साथ। अब अनाउंसर के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वह मैच शुरू होने का सिग्नल दे देता है। प्रोफेसर किम उसे खुलकर लड़ने को कहते हैं और उनका स्टूडेंट उस उम्मीद पर खरा उतरने का इरादा रखता है। वह अपनी सोर्ड खींचता है और ब्लेड से 5 कलर्ड फ्लेम्स फूट पड़ती हैं। जेक यह दृश्य देखकर उत्साहित हो जाता है, जबकि ईर्ष्यालु हंस उपहास भरी नजर से देखता है और यकीन करता है कि सियाहुन सिर्फ दिखावा कर रहा है। हंस की नजर में सियाहुन के पास इतनी माना नहीं हो सकती कि वह ऐसी सोर्ड को नियंत्रित कर सके। कठिनाई को लेकर वह पूरी तरह गलत भी नहीं था। 5 कलर फायर ब्लेड के भीतर मौजूद फ्लेम्स स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से टकराती थीं और यदि उन्हें विशाल मात्रा में माना से नियंत्रित न किया जाए तो वे एक्सप्लोजन कर सकती थीं और यूजर की बांह तक उड़ा सकती थीं। लेकिन हमारा लड़का रॉ मना का उपयोग नहीं कर रहा था। वह फायर एक्यूमुलेटिंग शीट का उपयोग करके फ्लेम्स को उसके भीतर स्टोर कर रहा था और अपनी आर्टिजन ऑफ फ्लेम स्किल से क्रिम्सन फायर को उसमें मिला रहा था। स्टोरेज पूरा होने के बाद वह वाइल्ड फायर को एक्टिवेट करने की तैयारी करता है, एक ऐसी स्किल जो कंप्रेस्ड माना को डेटोनेट करती है। जैसे ही वह रोबोट पर वार करता है, वह 5 कलर डीमंस को एक साथ एक्सप्लोड होने के लिए मजबूर कर देता है। एक्सप्लोजन इतना विशाल होता है कि पूरा अरीना घने स्मोक में डूब जाता है। जब स्मोक छूटता है तो सीहून नाटकीय अंदाज में सोचता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसके अटैक का एक विशाल डिस्ट्रक्शन मार्क अरीना के फ्लोर पर दूर तक फैला हुआ था। अनाउंसर शॉक से उभरते ही तुरंत कंस्ट्रक्शन सपोर्ट टीम को सेंट्रल ऑडिटोरियम में बुलाने का आदेश देता है। विस्फोटक समाप्ति के साथ डेमोन्स्ट्रेशन की मिड टर्म इवैल्यूएशन आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। प्रदर्शन के बाद हमारे लड़के को सीधे डीन के ऑफिस में बुलाया जाता है। कुछ देर बाद रयू युन्हा अंदर आती हैं और देरी के लिए माफी मांगती हैं, क्योंकि उन्हें अरीना में उसके द्वारा मचाई गई तबाही को साफ करवाने में मदद करनी पड़ी थी। सियाहन भी घबराकर माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि शायद उसे अपनी पावर पर थोड़ा और कंट्रोल रखना चाहिए था। वह वहां बैठा हुआ किसी लेक्चर या डांट की उम्मीद कर रहा था, लेकिन रयू जल्दी ही स्पष्ट कर देती हैं कि उसे बुलाने की वजह यह नहीं है। वह असली बात पर आई उससे पहले ही उनका पेट जोर से गुर्राता है, जिससे वह खुद काफी शर्मिंदा हो जाती है।
हालांकि रेड हेड ज्यादा देर तक घुमाने फिराने वालों में से नहीं थी। वह सीधे उसकी आंखों में देखती हैं और उसकी ब्लेड और शीथ को मार्केट प्राइस से 10 गुना अधिक कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव देती है। सियाहान इस ऑफर को सुनकर इतना स्तब्ध हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता क्या कहे। लेकिन ठीक उसी पल एक नोटिफिकेशन सामने आता है। उसने आधिकारिक रूप से उसके साथ एक बॉन्ड बना लिया था। हमारा लड़का यह देखकर हैरान रह जाता है कि बॉन्ड इतनी जल्दी बन गया। अपने पिछले जीवन में उसे उसके साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए कई बार अपने आर्मामेंट्स खिलाने पड़े थे। बाहर से वह उसका धन्यवाद करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही इस स्थिति का फायदा उठाने की योजना बना रहा था। वह तुरंत उस पर बॉन्ड एक्सट्रैक्शन का उपयोग करता है और ग्लटनी आयरन प्राप्त करने में सफल हो जाता है। यह सुप्रीम क्वालिटी हाई ग्रेड मेटल था जो आयरन को खाकर हीट उत्पन्न करता था, और यदि उसे पर्याप्त मात्रा में फीड किया जाए तो वह मिनरल ब्लड तक बना सकता था। जब हमारे लड़के को आखिरकार मेटल मिल जाता है तो वह फिर पूछती है कि क्या वह अपना गियर उसे बेचेगा। वह बिना किसी झिझक के साफ मना कर देता है। तभी प्रोफेसर किम दरवाजा खोलते हैं और थोड़ी देर के लिए सी हून को उधार मांगते हैं, जिससे डीन अपने गुर्राते हुए पेट के साथ वहीं रह जाती है। किम उसे बैबल एकेडमी के हृदय पुराने मेन बिल्डिंग मार्डक मैंशन में ले जाते हैं। वे वहां एकेडमी हेड से मिलने जा रहे थे। रास्ते में किम सीहून को सावधान करते हैं कि वह ठीक से व्यवहार करे। एकेडमी हेड ने ऑडिटोरियम में हुई तबाही को सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया था, वह उन सब से कहीं ऊंचे स्तर का व्यक्ति था। सीहूने अपने प्रोफेसर को भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा और अंदर प्रवेश करता है। एकेडमी हेड और कोई नहीं बल्कि लुडविग था। पिछले जीवन में वह हीरो था जिसने एक्सटर्मिनेशन स्काई से आए डीमन डिवाइन बीइंग को हराकर समाप्त किया था। लुडविग बातचीत की शुरुआत यह कहकर करता है कि सियाहून के आर्मामेंट्स काफी दिलचस्प हैं। वह बताता है कि उसके कुछ रिग्रेट्स हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ऊंची हैं। रिग्रेट्स शब्द सुनते ही सियाहून का मन करता है कि वह अपनी बनाई हुई चीजों को वापस फर्नेस में फेंक दे। फिर भी लुडविग उसे उसकी मेहनत के लिए 2 रिवॉर्ड्स में से एक चुनने का अवसर देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह ऐसी चीज मांगता है जो उसकी माना और मेमोरी कैपेसिटी बढ़ा सके। लुडविग के हाथ के एक हल्के इशारे के साथ 2 आइटम्स सीहून के हाथों में आ गिरते हैं। पहला था हेवी इंक रॉक, जो हर उस चीज से माना सोख लेता था जिसे वह छूता था। दूसरा था ड्रीम आइवरी, जो ड्रीम लाइक माना का उपयोग करके ड्रीम्स से कनेक्शन स्थापित करता था। सियाहून स्तब्ध रह जाता है। हेवी इंक रॉक भले ही रेयर था, लेकिन ड्रीम आइवरी लगभग असंभव रूप से दुर्लभ था। उन्हें संभालना कठिन होने वाला था, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही उनका उपयोग करने का एक शानदार तरीका मौजूद था। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसे रिवॉर्ड्स पसंद आए, तो सीहून जवाब देता है कि वे बिल्कुल परफेक्ट हैं। जैसे ही वह बाहर निकलता है, की होल के पीछे से एक आवाज आती है जो लुडविग से पूछती है कि उसने एक ही लड़के को 2 रिवॉर्ड्स क्यों दिए। लुडविग लापरवाही से जवाब देता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सियाहून में उन्हें संभालने की क्षमता है। छिपी हुई आवाज टिप्पणी करती है कि शायद लुडविग खुद को उस लड़के में देखता है। लुडविग सहमत हो जाता है और कहता है कि सीहून के भीतर पर्याप्त डेप्थ है। आवाज हल्के से जवाब देती है कि वह वास्तव में यह समझ ही नहीं पा रही कि वह डेप्थ कितनी गहरी है। जब हमारा लड़का अपनी क्लासरूम में प्रवेश करता है, तब हांस पहले से ही बोर्सिपा के 3rd ईयर सीनियर वैलेडिक्टोरियन हावर्ड के साथ अपने संबंधों का दिखावा कर रहा होता है। बाकी क्लासमेट्स उसकी कनेक्शंस देखकर प्रभावित थे, लेकिन जैसे ही सीहून अंदर आता है और हांस की तरफ एक ठंडी नजर डालता है, ब्लॉन्ड लड़का तुरंत डर से जड़ हो जाता है। जबकि हांस मन ही मन लोबॉर्न सीहून को कोस रहा था, प्रोफेसर किम पहली क्लास शुरू करने के लिए अंदर आते हैं। वह प्रोजेक्शन अलॉय नामक इनगट का एक बड़ा ढेर प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा मटेरियल जो सामान्य ओर्स की तुलना में दर्जनों गुना अधिक माना सेंसिटिव था। किम डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए एक इंगट के भीतर माना इंजेक्ट करते हैं। तुरंत उनके मन में कल्पना किया गया आर्मामेंट आसानी से बन जाता है। प्रोफेसर को काम करते हुए देखकर हमारे लड़के को एहसास होता है कि वह यूं ही दुनिया के टॉप 100 आर्टिसैंस में शामिल नहीं हुआ था। यह बात उसे बॉन्ड स्टोन बनाते समय भी स्पष्ट महसूस हुई थी। इन इनगॉट्स द्वारा बनाए गए आर्मामेंट्स वास्तव में बैटल में उपयोग नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि अलॉय माना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था। वह क्रिएटर के सबकॉन्शियस को रिकॉर्ड कर लेता था और उसे अपने वास्तविक इनर सेल्फ का सामना करने के लिए मजबूर करता था। इसी कारण उन्हें ऑल्टर ईगोस कहा जाता था। उनके द्वारा बनाए गए ब्लेड्स वास्तव में क्रिएटर की असली पहचान का प्रतिबिंब होते थे। प्रोफेसर किम समझाते हैं कि सामान्य सेल्फ इंट्रोडक्शन की जगह रिफाइनिंग डिपार्टमेंट इन्हीं ऑल्टर ईगोस का उपयोग करेगा। उन्हें 1 हफ्ते के लिए बैक बिल्डिंग में प्रदर्शित किया जाएगा और वह सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सीहून इन एलॉयज की कीमत पर ध्यान देता है। प्रत्येक की कीमत 10 मिलियन से भी अधिक थी। ये दिखाने के लिए काफी था कि बाबेल एक साधारण सेल्फ इंट्रोडक्शन को भी भव्य बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है।
हंस सबसे पहले कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी सोर्ड को ठीक से नियंत्रित तक नहीं कर पाता। दूसरी ओर हमारा लड़का चारों तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यहाँ किसी में भी असली टैलेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तभी उसका नाम पुकारा जाता है। अपने इनगॉट को घूरते हुए सीहुन फैसला करता है कि अब खुद को रोकने का कोई मतलब नहीं है। वह पहले ही डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन बन चुका था, इसलिए अब वह पूरी ताकत से जाने वाला था। वह अपनी माना को बहने देता है, लेकिन एक पल बाद उसे एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अगले ही क्षण एक विस्फोट होता है और खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं। एग्जीबिशन सेरेमोनी में एक विशाल भीड़ जमा होती है, खास तौर पर रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट के ऑल्टर ईगो को देखने के लिए। सबके शौक की बात यह थी कि वहां सिर्फ एक सोर्ड नहीं थी। सीहुन के इनगॉट ने गलती से आसपास मौजूद 19 प्रोजेक्शन अलॉयज को भी अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई वेपन्स का प्रदर्शन तैयार हो गया। डिपार्टमेंट ने उन्हें ठीक उसी रूप में प्रदर्शित करने का फैसला किया जैसा वे बने थे। उनका दावा था कि यह भव्य प्रदर्शन सीहुन की विशाल एप्टीट्यूड का प्रतिनिधित्व करता है। स्टूडेंट्स स्वाभाविक रूप से घबरा जाते हैं और मान लेते हैं कि ऐसा करने के लिए उसे अपने ऊपर बेहद भरोसा होना चाहिए। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि चूंकि रिफाइनिंग डिपार्टमेंट को लंबे समय बाद कोई वैलेडिक्टोरियन मिला है, इसलिए स्कूल उसे जीनियस साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी दो वैलेडिक्टोरियंस इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उन्हें शक था कि प्रोजेक्शन अलॉय का वह पूरा पहाड़ भी सियाहन की वास्तविक क्षमता को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी बीच वर्कशॉप में हमारा लड़का इतनी सटीकता से फॉर्जिंग कर रहा था कि उसके पास 0.01 सेकंड की भी एरर मार्जिन नहीं थी। असिस्टेंट हान उसे देखता है और खुद को लगभग बेकार महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को आखिर सिखाने के लिए बचा ही क्या था। ट्यूटरिंग छोड़ने का फैसला करते हुए हन उन स्टूडेंट्स की ओर बढ़ जाता है जिन्हें सच में डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत थी। क्लास खत्म होने के बाद हमारा लड़का अपने बनाए ब्लेड्स को घूरता है और उन्हें फिर से तोड़ने के लिए हैमर उठाता है। तभी हन की आवाज उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वह सचमुच उन्हें तोड़ने वाला है। हन सुझाव देता है कि उन्हें बचा कर रखा जाए, क्योंकि इस हफ्ते की स्मिथिंग के बाद उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जमा करने होंगे ताकि कैडेट्स अपना बजट सुरक्षित कर सकें। बेबल का सपोर्ट सिस्टम मूल रूप से बाहर बेचे गए वेपन्स के ट्रैक रिकॉर्ड पर चलता था। हन पूछता है कि आखिर सियाहन इतनी असंतुष्टि क्यों महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि समस्या माना की होगी, लेकिन सीहुन स्वीकार करता है कि असली समस्या उसका शरीर है। उसे हेवी इंक रॉक के साथ ट्रेनिंग शुरू करनी थी, लेकिन उसकी मौजूदा फिजिकल स्टैमिना इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। तभी हान एक समाधान देता है। वह पूछता है कि फिजिकल ट्रेनिंग पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय बफ्स का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। ये बात सियाहन को गहराई से प्रभावित करती है। अपने पिछले जीवन में उसने कभी इस तरीके की परवाह नहीं की थी, लेकिन अब जबकि उसके शरीर में पर्याप्त रॉ स्ट्रेंथ नहीं थी, यही हेवी इंक रॉक को स्मिथ करने का एकमात्र तरीका लग रहा था। हमारा लड़का हान को इस सलाह के लिए धन्यवाद देता है। हान इसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन सीहुन भी उसे एक सलाह देता है, केवल 70% माना का उपयोग करो। वह बताता है कि हान फॉर्जिंग के दौरान अपनी पूरी माना रिजर्व खत्म कर देता है और सुझाव देता है कि वह सारी शक्ति एक ही पॉइंट पर केंद्रित करे। सीहुन वहां से चला जाता है और पीछे एक पूरी तरह भ्रमित हान रह जाता है, जो सोच रहा था कि एक फ्रेशमैन ने अभी उसे माना मैनेजमेंट पर मास्टर क्लास कैसे दे दी। बाबेल एक अनोखी जगह थी जो ऑटोनोमस लर्निंग को बढ़ावा देती थी। स्टूडेंट्स किसी भी डिपार्टमेंट की क्लासेस ले सकते थे या एक ही सेमेस्टर में दर्जनों कोर्सेज जोड़ सकते थे, बशर्ते वे अपने मेजर रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। लेकिन इसके साथ एक जोखिम भी था। अगर कोई स्टूडेंट 3 बार अपने ग्रेड्स बनाए रखने में असफल रहता तो उसे एक्सपेल कर दिया जाता। इस आजादी का फायदा उठाते हुए सियाहन यूआर स्टेशन की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार होता है और डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्सरी की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह ट्रेन से उतरता है, उसकी मुलाकात एरिका और उसके बॉडीगार्ड से हो जाती है। गार्ड्स में से एक चिढ़कर उसे रास्ते से हटने को कहता है, क्योंकि वह पाथ ब्लॉक कर रहा था। सिहुन जरा भी नहीं घबराता और ठंडी आवाज में कहता है कि रास्ता तो उसे हटाना चाहिए। जब एरिका पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह बताता है कि वह डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्सरी देखने आया है ताकि माइनर सब्जेक्ट लेने के बारे में सोच सके। बॉडीगार्ड की झुंझलाहट के बावजूद एरिका खुद उसे वहां ले जाने की पेशकश करती है, जबकि उसे एक गैदरिंग में भी जाना था। अपने स्टाफ के हल्के विरोध को अनदेखा करते हुए वह हमारे हीरो के साथ चल पड़ती है और उससे माइनर में रुचि के बारे में पूछती है। वह समझाता है कि वह ऐसे बफ सीखना चाहता है जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाए, लेकिन उसकी स्मिथिंग में बाधा न डालें। एरिका उसे बैरियर आर्ट्स का सुझाव देती है, लेकिन सियाहन बताता है कि वे आमतौर पर डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। एरिका समझाती है कि उनका उपयोग यूजर के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ये दिखाने के लिए एरिका एक एनवेलोप पर बैरियर बनाती है और उसे चुनौती देती है कि वह उसे फाड़ कर दिखाए।
सियाहन कागज को फाड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद एरिका ने सिर्फ पेपर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी है, लेकिन वह जल्दी ही समझ जाता है कि बात कुछ और है। वह नोटिस करता है कि मटेरियल अपनी मूल प्रॉपर्टीज बनाए रखता है, लेकिन जब उस पर जोरदार फोर्स डाली जाती है तभी वह कठोर हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह टेक्निक स्मिथिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि स्मिथिंग में बेहद नाजुक कंट्रोल की आवश्यकता होती है। एरिका सुझाव देती है कि इतने जटिल फॉर्मूला के लिए उसे किसी प्रोफेसर की मदद लेनी चाहिए, लेकिन जब सीहन एनवेलोप को ध्यान से देखता है तो फॉर्मूला उसे अजीब तरह से परिचित महसूस होता है। एरिका उसे बैरियर कॉम्पोजिशन प्रोफेसर से मिलवाने का प्रस्ताव रखने ही वाली थी कि उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वह शौक में देखती रह जाती है, क्योंकि सीहन बड़ी आसानी से एनवेलोप को बीच से फाड़ देता है। उसने सिर्फ उसके फैमिली की सीक्रेट बैरियर फॉर्मूला को समझा ही नहीं था, बल्कि उसी समय उसे डिसअसेंबल भी कर दिया था। वह मदद के लिए उसका धन्यवाद करता है और कैजुअल अंदाज में कहता है कि कभी साथ में खाना खाते हैं, उसके उन लैकीज सहित जो अभी भी पीछे पीछे चल रहे थे। गार्ड्स तुरंत उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन एरिका सीहून की दूर जाती हुई आकृति को एक गहरी और उत्सुक नजर से देखती रहती है। वह कहती है कि इनविटेशन तो वह उसे दे रही है, जिससे चलते चलते वह भी थोड़ा हैरान रह जाता है। बाद में जब एरिका उसे यूआर डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्सरी तक ले जाती है, तब तक गॉसिप मिल पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। कुछ स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि दोनों के बीच रोमांटिक स्पार्क है, जबकि कुछ दावा करते हैं कि उन्हें लेट नाइट एग्जीबिशंस में साथ देखा गया है। हालांकि हमारा लड़का पूरी तरह निश्चित था कि एरिका के मन में उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, वरना अब तक बॉन्ड बन चुका होता। असल में वह वहां क्लासेस के लिए अप्लाई करने से पहले प्लेसमेंट टेस्ट देने आया था। एरिका उसे बैरियर कंपोजिशन टेस्टिंग साइट तक ले जाती है, लेकिन वह जगह पूरी तरह बर्बाद सी दिखती थी। सीहुन सोचता है कि क्या वे किसी ट्रेजर हंट पर जा रहे हैं या किसी बैरियर के पीछे कुछ छिपा हुआ है, लेकिन अनजाने में वह सिक्योरिटी को पार कर जाता है और एंट्री टेस्ट बिना समझे ही पास कर लेता है। जब इंस्ट्रक्टर सीधे कह देता है कि वह फर्स्ट फेज क्लियर कर चुका है, तो वह खुद भी हैरान रह जाता है। कुछ समय पहले बैरियर कॉम्पोजिशन के प्रोफेसर रॉबर्ट पेरी ने यह अफवाह सुनी थी कि एरिका की रुचि सी ह्यून में है। उसके लैकी ने तो सबूत के तौर पर एक पिक्चर भी दिखाई थी। डेटा देखने के बाद प्रोफेसर समझ जाता है कि एरिका अचानक बेसिक लेक्चर्स में क्यों आने लगी है, एक ऐसा कदम जिसने एप्लीकेंट्स की संख्या 3 गुना बढ़ा दी थी। मामला और भी जटिल तब हो गया जब इनुवे फैमिली से एरिका के भाई ने भी उसी बेसिक लेक्चर में सीट मांग ली। वर्तमान में प्रोफेसर पेरी खास तौर पर इस बात में रुचि रखता है कि सी ह्यून ने डिसोरिएंटिंग सोल लैबिरिंथ को कैसे पार कर लिया। ये एक ऐसा बैरियर था जो इंद्रियों को भ्रमित करके लोगों को रास्ता भटका देता था। ये बेसिक लेवल का बैरियर था, लेकिन कोई अनजान स्टूडेंट न तो इसे पहचान सकता था और न ही इसके आर पार जा सकता था। प्रोफेसर दूसरे टेस्ट की शुरुआत की घोषणा करता है। स्टूडेंट्स को एक बैरियर तोड़कर प्योर माना निकालना था और उनकी रैंकिंग स्पीड के आधार पर तय होनी थी। पहला लड़का आगे आता है, एरिका को इम्प्रेस करने के लिए पूरी तरह बेताब। बैरियर एक स्पाइडर वेब की तरह बना हुआ था और उसके केंद्र में एक स्पाइडर था जो वेब के थ्रेड से गुजरती माना को महसूस कर सकता था। जब तक स्पाइडर जीवित रहता, वेब अनंत बार रिजेनरेट होती रहती। लड़का संघर्ष करता है और पूरी फॉर्मूला को अपनी माना से घेरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त रिजर्व्स नहीं थे। आखिरकार वह 2 मिनट 23 सेकंड में बैरियर तोड़ देता है और प्रोफेसर की ओर से केवल एक ठंडा सा वर्क ऑन योर स्पीड सुनने को मिलता है। कई स्टूडेंट्स के बाद एरिका की बारी आती है। वह कुछ ही सेकंड्स में बैरियर को डिसअसेंबल कर देती है और सभी दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। आखिर वह डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन यूं ही नहीं थी। प्रोफेसर पेरी उसे याद दिलाता है कि स्टैंडर्ड डिसमेंटल मेथड तकनीकी रूप से 2 सेकंड और तेज हो सकती थी, जिस पर एरिका वादा करती है कि वह इसे याद रखेगी। अंत में सियाहन की बारी आती है। पहली नजर में प्रोफेसर को वह बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन बैरियर तोड़ने की जल्दबाजी करने के बजाय वह पूरी तरह स्थिर खड़ा होकर उसे गहराई से घूरने लगता है। बाकी स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं और उसके तरीके पर सवाल उठाने लगते हैं। हमारा लड़का सिर्फ एक स्पेल को नहीं देख रहा था, उसे अचानक एहसास होता है कि बैरियर की स्ट्रक्चर बिल्कुल हैवी इंक रॉक जैसी है। जिस तरह और खुद को रिपेयर करके अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट आता है, उसी तरह यह बैरियर भी काम कर रही थी। रॉक को स्मिथ करने के लिए उसे समझ में आता है कि उसे सभी स्टिमुलेशंस को एक साथ इंजेक्ट करना होगा और उनके रेशियोज को पूरी तरह मैच करना होगा। वह इतना समय सोचने में लगा देता है कि प्रोफेसर का धैर्य टूटने लगता है, लेकिन एरिका बीच में बोलती है और प्रोफेसर से उसे पूरा करने का मौका देने के लिए कहती है। सियाहन गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगर वह हैवी इंक रॉक के भीतर जमा स्टिमुलेशंस को इसी तरह बनाए रख सके, तो वह इस मटेरियल पर पूरी तरह मास्टरी हासिल कर सकता है। अचानक वह बिजली जैसी गति से बैरियर को डिसमेंटल कर देता है। असिस्टेंट प्रभावित नहीं होता क्योंकि सिहून ने इसमें 7 मिनट से भी ज्यादा समय लिया था।
लेकिन प्रोफेसर सच्चाई समझता था। ऑब्जर्वेशन टाइम महत्वपूर्ण नहीं था। अगली बार सियहून इस बैरियर को देखेगा तो एक पल में नष्ट कर देगा। हमारे लड़के ने सिर्फ स्पेल को डिसमेंटल नहीं किया था, बल्कि उसे न्यूट्रलाइज करने का फॉर्मूला भी बना लिया था। प्रोफेसर स्तब्ध रह जाता है और सोचने लगता है कि जब सीहन सॉर्सरी और स्मिथिंग को मिलाना शुरू करेगा तो वह कैसी लेजेंडरी क्रिएशंस बनाएगा। इसके बाद हमारा लड़का हीरो ग्रेड मटेरियल पर इंटरमीडिएट स्मिथिंग की अनुमति के लिए अप्लाई करता है। इस कारण एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कई प्रोफेसर्स को ईमेल्स भेजती है, क्योंकि सेफ्टी रूल आर्टिकल बी के अनुसार प्रैक्टिस सेशन के दौरान सुपरवाइजर्स की मौजूदगी आवश्यक थी। स्टाफ सोच रही थी कि सीहन को शायद बहुत कम एप्लीकेशंस मिलेंगी, लेकिन वे शॉक में पड़ जाते हैं जब प्रोफेसर्स की रिक्वेस्ट्स की बाढ़ आ जाती है। हर कोई उसके सेशन को सुपरवाइज करना चाहता था। दूसरी तरफ हांस की सेशन के लिए एक भी एप्लीकेशन नहीं आती। लगता था सेकंड प्लेस पर आने ने उसकी हालत खराब कर दी थी। जब सियाहन सुपरवाइजर चुनने के लिए लिस्ट देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि डीन र्यू ने खुद उसे ऑब्जर्व करने के लिए अप्लाई किया था। यही वजह थी कि रेड हेड डीन अभी वहां मौजूद थी। सीहन मजाक में कहता है कि अब उसे इस आर्मामेंट पर सच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब वह आखिरकार हेवी इंक रॉक को स्मिथ करने के लिए तैयार था। वह स्टेप 1 से शुरुआत करता है। मटेरियल को हैंडल करने के कई तरीके थे, लेकिन वह सबसे जटिल मेथड चुनता है, डार्क कर्टन प्रोसेस। वह रॉक को पूरी तरह अंधेरी जगह में रखता है ताकि इम्प्यूरिटीज हटाई जा सकें, जो माना लगने पर पानी की तरह फैल जाती थीं। इस मेथड से रॉक का साइज छोटा हो जाता था, लेकिन उसकी प्यूरिटी कई गुना बढ़ जाती थी। ये लगभग मटेरियल का पूर्ण रिकंस्ट्रक्शन था। वह एक जो पॉली रेशियो चुनता है, क्योंकि इससे कम करने पर परफॉर्मेंस टिक नहीं पाती। इसके बाद स्टेप 2 आता है। वह क्रिम्सन फ्लेम के भीतर माना बहाकर केवल सबसे उपयुक्त फायर को फिल्टर करता है, जिसे वाइल्ड फायर कहा जाता था। इस विशेष फ्लेम की अनोखी विशेषता यह थी कि बनने के क्षण से लेकर अंत तक उसका टेम्परेचर बिल्कुल समान रहता था। यह तैयार होने के बाद वह असली फॉर्जिंग की ओर बढ़ता है। वह वाइल्ड फायर से लिपटे हैमर के साथ रॉक पर वार करना शुरू करता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे तब तक रुकना नहीं था जब तक मेटल की डिस्टॉर्शन पूरी तरह फ्लेम की प्रॉपर्टीज से अलाइन न हो जाए। डीन उसे फायर के साथ काम करते हुए देखती है और सोचती है कि चाहे वह हीट के प्रति रेजिस्टेंट हो, लेकिन वह पेन को इतनी आसानी से कैसे इग्नोर कर सकता है। वह अनजाने में सोचने लगती है कि इतनी स्किल हासिल करने के लिए उसने खुद को कितना तराशा होगा। 4 घंटे बीत जाते हैं और लगातार चलती हैमरिंग की रिदम हवा में गूंजती रहती है। डीन को भी अब थोड़ी नींद आने लगती है, लेकिन तभी रॉक की प्रॉपर्टीज अपनी लिमिट तक पहुंच जाती हैं। वह फ्लेम्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और मटेरियल बदलने लगता है। डिस्टॉर्शन पूरी तरह स्थिर हो जाने के साथ स्टेप 3 पूरा हो जाता है। अब सीहन प्रोसेस्ड इंक रॉक को मेल्ट करता है और उसे पहले से तैयार मोल्ड में डालता है। प्रोसेस के इस हिस्से में किसी कास्टिंग या फॉर्जिंग की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टीज मोल्ड के अंधकार में स्वाभाविक रूप से बदल जाती थीं। डीन उसे काम करते हुए देखती है और उसकी टेक्निक्स को देखकर पूरी तरह अवाक रह जाती है। इसके बाद वह स्टेप 4 में प्रवेश करता है, जहां वह हेवी इंक रॉक में हो रहे चेंजेस को बैरियर डिसमेंटल फॉर्मूला के साथ सिंक्रोनाइज करता है। उसी क्षण वह एक माना सर्किट का निर्माण कर देता है। अचानक एक एक्सप्लोजन पूरे कमरे को हिला देता है और फाइनल प्रोडक्ट सामने आता है, इंक स्पाइडर ब्रेसलेट। भले ही उसने अभी तक मटेरियल की पूरी पोटेंशियल को नहीं खोला था, लेकिन जो नई पॉसिबिलिटीज उसने अनलॉक की थीं, वे निश्चित रूप से फर्स्ट रेट थीं। इस क्राफ्टिंग के साथ उसे एक नई स्किल भी प्राप्त होती है, ब्लैक स्पिरिट थ्रेड। वह ब्रेसलेट के स्पेक्स जांचता है। यह मीडियम क्वालिटी का रेयर ग्रेड आइटम था, जो यूजर की माना को अब्सॉर्ब करता था, और जितनी मैना स्टोर होती उसके अनुसार उसका वेट बढ़ता जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह उसे एक्सप्लोसिव रिंग स्किल का उपयोग करने की अनुमति देता था। यह एक जबरदस्त सफलता थी, लेकिन फिनिश्ड आइटम को देखते ही रेड हेड डीन का पेट फिर से जोर से गुर्राने लगता है। शर्मिंदगी के बावजूद वह उसे और करीब से देखने के लिए झुक जाती है। रेजोनेंस फिनोमिनन से प्रभावित होकर सिहू ने स्वीकार करता है कि यह अभी इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अगर वह सही तरीके से आगे बढ़ा तो भविष्य में शायद सेट इफेक्ट तक हासिल कर सकता है। वह माफी मांगता है कि उसके पास उसे खिलाने के लिए कोई पूरा आर्मामेंट नहीं है, जबकि उसने उसकी काफी मदद की थी। इसलिए वह ब्रेसलेट के बचे हुए रेमनेंट्स उसे ऑफर कर देता है। वह उन्हें पैलेट क्लेंजर की तरह खाती है, चबाते हुए कहती है कि उनका स्वाद फ्राइड क्रम्स जैसा है। सीहन खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाता कि कहीं उसके अंदर अनजाने में ऐसी चीजें बनाने की आदत तो नहीं जो खास तौर पर उसके टेस्ट के अनुरूप हों। हालांकि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इससे उनका बॉन्ड लेवल तेजी से बढ़ रहा था। वह कहती है कि असली चीज सामने होते हुए सिर्फ स्क्रैप्स खाना वाकई अफसोस की बात है।
फिर वह दोबारा उसकी ब्लेड और शीट खरीदने वाली अपनी पुरानी ऑफर पर लौट आती है। सिहून अभी भी उन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसे आने वाली सबजुगेशन क्लास के लिए उनकी जरूरत थी, और सबसे बड़ी बात, वह जानता था कि फिलहाल उसे थोड़ा भूखा रखना ही बेहतर होगा। वह वादा करता है कि भविष्य में वह उसके लिए कुछ ऐसा बनाएगा जो खास तौर पर उसी के लिए उपयुक्त होगा, और यह सुनकर वह साफ तौर पर उत्साहित दिखाई देती है। काम खत्म होने के बाद वह उसे जाने के लिए कहती है और बताती है कि क्लीनअप स्टाफ संभाल लेगी। लेकिन तभी एग्जॉस्शन आखिरकार सियाहून पर हावी हो जाती है और वह वहीं गिर पड़ता है। वह सचमुच चिंतित हो जाती है, लेकिन सियाहून इसे हल्के में लेते हुए कहता है कि कई घंटों की स्मिथिंग सेशन ने उसकी स्टैमिना पूरी तरह खत्म कर दी है। वह उसे डॉर्म तक छोड़ने की पेशकश करती है और पूछती है कि क्या उसे हाइट से डर लगता है। जब वह ना कहता है तो वह उसे उठा लेती है और एक ही छलांग में ऊंचाई पर पहुंच जाती है। उसने जो स्क्रैप्स अभी खाए थे उन्होंने उसकी पावर को साफ तौर पर बढ़ा दिया था। उड़ते हुए सिहून सोचता है कि उसके पिछले जीवन की तुलना में सब कुछ कितना बदल चुका है। इसी बीच एकेडमी के किसी और हिस्से में एरिका अब भी उसका इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसे इनविटेशन कैसे दे। बाबल एकेडमी की कम्युनिटी साइट पहले से ही एक्सप्लोड कर चुकी थी। किसी ने उस समय की पिक्चर अपलोड कर दी थी जब एरिका रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के सामने 3 घंटे तक खड़ी सिहून का इंतजार कर रही थी। कमेंट सेक्शन तरह तरह की थ्योरीज से भरा पड़ा था। ज्यादातर लोग यकीन कर चुके थे कि वह हमारे लड़के का इंतजार कर रही थी। सिहून पोस्ट देखता है और सोचता है कि अगर मामला सच में महत्वपूर्ण हुआ तो एरिका उसे देर सबेर फिर से ढूंढ ही लेगी। फिलहाल उसके पास इससे भी बड़ी समस्याएं थीं। प्रोफेसर रिकार्डो माइल्स, जो अंडरस्टैंडिंग टूल्स कोर्स के प्रभारी थे, दिन की शुरुआत एक धमाके के साथ करते हैं। वह पूरी क्लास को तुरंत ट्रेनिंग सेंटर जाने का आदेश देते हैं और बताते हैं कि जो आखिरी पहुंचेगा उसे ट्रैक के 20 लैप्स लगाने की सजा मिलेगी। पूरी क्लास ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर दौड़ पड़ती है, जबकि हमारा लड़का सोचता रह जाता है कि क्या यह थियरी क्लास नहीं होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से अपनी मौजूदा स्टैट्स की वजह से सिहून सबसे आखिर में पहुंचता है और उसे 20 लैप्स की पेनल्टी मिल जाती है। जब वह दौड़ रहा होता है, प्रोफेसर उसे देखकर उलझन में पड़ जाता है कि इतनी कम स्टेमिना वाला व्यक्ति इंटरमीडिएट स्मिथिंग जैसी चीज कैसे कर सकता है। क्लास के शांत होने के बाद प्रोफेसर उसकी शंका की पुष्टि करता है कि अंडरस्टैंडिंग टूल्स वास्तव में एक थ्योरी क्लास ही थी, लेकिन हाल ही में फ्लेम ब्लेड हंटर्स के उभरने के कारण उन्होंने अपना टीचिंग मेथड बदल दिया था। ये हंटर्स खास तौर पर उन ब्लैकस्मिथ्स को निशाना बनाते थे जो हीरो ग्रेड या उससे ऊंचे फायर एट्रीब्यूट ब्लेड्स बना सकते थे। इसलिए स्टूडेंट्स का फिजिकल रूप से तैयार होना अब सर्वाइवल का सवाल बन गया था। सियाहन को याद आता है कि उसके पिछले जीवन में भी यह मामला एक कोल्ड अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री ही बना रहा था। प्रोफेसर आगे समझाते हैं कि अब क्लास का फोकस फिजिकल प्रैक्टिस पर रहेगा ताकि स्टूडेंट्स सेल्फ डिफेंस के लिए अपने शरीर को तैयार कर सकें। उद्देश्य यह था कि वे टूल्स की नेचर को समझें और साथ ही किसी एम्बुश से बचने की क्षमता भी विकसित करें। सिहून समझ जाता है कि उसे सावधान रहना होगा और उसका पहला कदम अपनी रॉ स्टैमिना बढ़ाना होना चाहिए। इसके लिए वह अपने नए ब्रेसलेट का उपयोग माना स्टोर करने में करता है, एक ऐसा तरीका जो उसकी एवरेज स्टैट्स को 5 पॉइंट्स तक बढ़ा देता है। उसे उम्मीद थी कि यदि वह यह रूटीन बनाए रखे तो फर्स्ट ईयर के अंत तक उसका शरीर कम्बैट रेडी हो जाएगा। आखिरकार प्रोफेसर उसे बुलाते हैं और उसकी पेनल्टी रन खत्म हो जाती है। फिर हमारे लड़के को एक सोर्ड थमाई जाती है ताकि इंस्ट्रक्टर कुछ बेसिक स्विंग्स के माध्यम से उसकी सोर्ड्समैनशिप का मूल्यांकन कर सके। वेपन को देखते ही सिहून समझ जाता है कि ब्रेसलेट का अतिरिक्त वेट और मैना ड्रेन उसकी मूवमेंट्स को भारी और सुस्त महसूस कराएगा। हालांकि उसके पिछले जीवन की वजह से उसकी टेक्निक बेहद परिष्कृत थी, फिर भी वह अटैक करने का फैसला करता है। बाकी स्टूडेंट्स को उसकी मूवमेंट्स बेहद धीमी और भारी दिखाई देती हैं। प्रोफेसर शुरुआत में यह नोटिस करता है कि सियाहन की ब्लेड को पता है कि उसे किस दिशा में जाना है, लेकिन एग्जीक्यूशन जल्दबाजी भरा लगता है और उसमें पावर की कमी है। वह मैच शुरू होने से पहले उसे क्रिटिक देने की तैयारी करता है, लेकिन सिहून की अगली मूवमेंट उसे पूरी तरह स्तब्ध कर देती है। एक पल में धुंधले से मोशन के साथ वह अपनी सोर्ड को इस तरह घुमाता है कि उसकी एज सीधे इंस्ट्रक्टर के गले पर टिक जाती है। साफ तौर पर हिल चुके माइल्स तुरंत पूछते हैं कि उसे ऐसी हाई लेवल टेक्निक किसने सिखाई। सिहून मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके पिछले जीवन का इंस्ट्रक्टर दावा करता था कि उसने यह स्टाइल सिर्फ 10 मिनट में बनाया था। असलियत यह थी कि वह व्यक्ति एक गरीब कस्टमर था जो स्मिथिंग बिल नहीं चुका पाया था और उसने पेमेंट के बदले यही टेक्निक दे दी थी। सिहून जल्दी से बहाना बनाता है और कहता है कि उसने यह टेक्निक ऑनलाइन वीडियोस देखकर सीख ली। लड़के की प्राकृतिक प्रतिभा से प्रभावित होकर माइल्स पूछते हैं कि क्या उसकी मार्शल आर्ट्स को सही तरीके से सीखने में रुचि है। वह यहाँ तक कहते हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से अकार कुफ के इलीट बॉडी कंट्रोल लेक्चर के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख देंगे।
इसी वजह से सियाहुन उसी दोपहर अकारकुफ पहुंच जाता है। वहां वह एक ऐसे व्यक्ति को पहचान लेता है जिसे वह अपने पिछले जीवन से जानता था। एक आदमी जो इस समय एक जिद्दी स्टूडेंट से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जो उससे लेसन्स लेने की भीख मांग रहा था। पिछले जीवन में यही व्यक्ति रिटायर्ड एस क्लास हीरो और नियमित कस्टमर था, जिसे सोर्ड ब्रेकर मा वांग सू के नाम से जाना जाता था। सी-हुन को यकीन करना मुश्किल लगता है कि जो आदमी बाद में गैम्बलिंग और बूज में डूबा रहता था, वह कभी प्रोफेसर भी था। प्रोफेसर तब और चिढ़ जाता है जब वह एक और स्टूडेंट को अपनी ओर आते देखता है। सियाहुन अपना परिचय देता है और प्रोफेसर रिकार्डो की रिकमेंडेशन का जिक्र करता है। वहां मौजूद जेक भी बोल पड़ता है और प्रोफेसर को बताता है कि सियाहन इस साल का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियन है। लेकिन इस टाइटल के बावजूद प्रोफेसर को पहली नजर में हमारा लड़का काफी साधारण लगता है। ब्लॉन्ड स्टूडेंट से पीछा छुड़ाने के लिए प्रोफेसर एक चैलेंज प्रस्तावित करता है। वह कहता है कि अगर ब्लॉन्ड स्टूडेंट उसका स्टूडेंट बनना चाहता है तो उसे पहले सी-हुन को हराना होगा। नियम सरल था, जो पहला हिट करेगा वही विनर होगा। मैच शुरू होते ही ब्लॉन्ड स्टूडेंट पूरी गति से सी-हुन की ओर दौड़ पड़ता है। प्रोफेसर ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि सी-हुन असामान्य रूप से रिलैक्स्ड है। उसे एहसास होता है कि हमारा लड़का अपने शरीर की सारी टेंशन हटाकर फ्लेक्सिबिलिटी को मैक्सिमम पर ले गया है, जिससे लगता है कि वह स्ट्राइक की बजाय ग्रैपल करने की योजना बना रहा है। प्रोफेसर को शुरुआत में लगता है कि यह मैच देखने में खास मजेदार नहीं होगा। जैसे जैसे दोनों ओपोनेंट्स करीब आते हैं, ब्लॉन्ड स्टूडेंट को बढ़त मिलती दिखाई देती है और वह पूरी ताकत से सी-हुन को पीछे धकेलता है। लेकिन हमारा हीरो उससे एक कदम आगे था। निर्णायक क्षण पर वह एक्सप्लोसिव रिंग एक्टिवेट करता है और ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर देता है। एक झटके में सी-हुन पीछे की ओर गिरता है, लेकिन जैसे ही ब्लॉन्ड उसके ऊपर झपटता है, वह खुद शॉक में पड़ जाता है। उस अफरा तफरी में सी-हुन उसके नोज पर ब्रूज बना देता है और ठंडे स्वर में पूछता है कि क्या वह शायद उसके लिए थोड़ा ज्यादा तेज था। प्रोफेसर इस अटैक को देखकर कुछ देर तक पूरी तरह निशब्द रह जाता है। जब आखिरकार उसे शब्द मिलते हैं तो वह कहता है कि डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त हो चुकी है। वह बताता है कि अब वह जेक को नहीं सिखा सकता क्योंकि लड़का हार चुका है। लेकिन सी-हुन अपनी आदत के अनुसार आत्मविश्वास से कहता है कि चूंकि जेक को उसी ने हराया है, इसलिए अब प्रोफेसर पर ब्लॉन्ड को सिखाने की जिम्मेदारी बनती है। इस फोर्स प्ले से इंस्ट्रक्टर मान जाता है और स्वीकार करता है कि अकारकुफ के वैलेडिक्टोरियन का एक ब्लैकस्मिथ से हार जाना वाकई शर्मनाक है। बड़बड़ाते हुए वह जेक को सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और वादा करता है कि बाद में स्केड्यूल भेज देगा। हारने के बावजूद यह बात जेक के चेहरे को चमका देती है। लड़के के धन्यवाद देने के बाद प्रोफेसर उसे बाहर भेज देता है ताकि वह सियाहुन से अकेले बात कर सके। जब दोनों अकेले रह जाते हैं तो प्रोफेसर उससे वही टेक्निक दोबारा दिखाने की मांग करता है जो उसने प्रोफेसर रिकार्डो को दिखाई थी। सी-हुन आगे बढ़ता है और सोर्ड स्विंग करता है, लेकिन पलक झपकते ही प्रोफेसर उसे डिसार्म कर देता है। वह समझाता है कि इस टेक्निक का नाम फर्स्ट साइट किल है। इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सी-हुन का एग्जीक्यूशन इतना कच्चा है कि किसी असली सोर्ड्समैन के खिलाफ यह पूरी तरह बेकार है। वह यहाँ तक कह देता है कि जिसने भी ऐसी स्किल बनाई है वह उसके हाथ पैर तोड़ देगा, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भविष्य में इस स्किल का असली क्रिएटर तकनीकी रूप से वही खुद बनने वाला था। फिर भी प्रोफेसर सियाहुन की मदद करने की पेशकश करता है ताकि वह ऐसी स्किल को सपोर्ट करने के लिए एक सही फिजिकल फाउंडेशन बना सके। हमारा लड़का आधिकारिक रूप से उसकी क्लास में एनरोल हो जाता है और फिर उसे जाने की अनुमति मिल जाती है। उसके जाने के बाद प्रोफेसर खुद से सोचे बिना नहीं रह पाता कि यह लड़का अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंची राय रखता है। बाहर निकलते ही जेक उसके पास आता है और उसे एक इनविटेशन थमा देता है, वही इनविटेशन जो एरिका उसे देना चाहती थी। ये नोब्लेस का इनवाइट था जो एलीट फैमिलीज के कैडेट्स के लिए आयोजित एक प्रतिष्ठित गैदरिंग थी। सी-हुन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जेक जोर देकर कहता है कि यह उसे प्रोफेसर के पास स्वीकार करवाने में मदद करने के लिए धन्यवाद का प्रतीक है। अपने डिपार्टमेंट की ओर लौटते समय सियाहुन अपना स्केड्यूल कैलकुलेट करता है। बैरियर कॉम्पोजिशन और बॉडी कंट्रोल में माइनर लेने के बाद वह फैसला करता है कि उसे